हाय फ्रेंड्स, आज हम रसायन विज्ञान के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है ईंधन, जिसे अंग्रेजी में फ्यूल कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा ईंधन या फ्यूल। सबसे पहला सवाल ये आता है, फ्यूल या ईंधन होता क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है। परिभाषा क्या हुई, तो कोई भी ऐसा पदार्थ जैसे जलाने मतलब दहन या कंबशन करने पे, या फिर रासायनिक या नाभिकीय अभिक्रिया करने पर। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे जलाने या फिर रासायनिक या नाभिकीय अभिक्रिया के माध्यम से उष्मा या शक्ति प्राप्त की जाती है। उष्मा मतलब हीट, या फिर पावर मतलब शक्ति प्राप्त की जाती है, उसे हम कहते हैं क्या, ईंधन कहते हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे जलाने या फिर रासायनिक या नाभिकीय अभिक्रिया के माध्यम से उष्मा या शक्ति प्राप्त की जाती है, उसे ईंधन कहते हैं। बात करें दहन या कंबंशन की, तो ये एक हमारे रासायनिक प्रतिक्रिया है। ये हमारी क्या, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें हमारे ईंधन हवा में मौजूद, जिसमें ईंधन क्या करता है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। जिसमें ईंधन क्या करता है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ क्रिया करता है और भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। और क्या करता है, भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, जिसे हम दहन कहते हैं। बात करें इसके महत्व की, तो हमारे आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। मतलब दहन, ये मतलब ईंधन, ईंधन क्या है, हमारे क्या आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, जिसके बिना परिवहन, भोजन पकाना, उद्योग या फिर बिजली उत्पादन, सभी चीजें असंभव। आप इसे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे ईंधन का वर्गीकरण। ईंधन कितने प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन देखें। तो ईंधन को मुख्य रूप से दो आधारों पर बांटा जाता है। एक तो हमारे भौतिक अवस्था के आधार पे और एक उत्पत्ति स्रोत के आधार पे। क्या हमारे, एक तो क्या भौतिक अवस्था के आधार पे और एक उत्पत्ति सोर्स के आधार पे। पहला आता हमारा कौन से, भौतिक अवस्था के आधार पे ईंधनों का प्रकार देखें। एक तो हमारा कौन सा, ठोस ईंधन। ठोस ईंधन की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है, तो सामान्य अवस्था पे या सामान्य तापमान पे ठोस अवस्था में होते हैं और इनका ज्वलन ताप मतलब जलने का तापमान भी बहुत ज्यादा होता है। क्या जलने का तापमान या ज्वलन ताप क्या बहुत ज्यादा होता है, और इन्हें स्टोर करना आसान है, लेकिन ये जलने के बाद धुआं और राख बहुत ज्यादा छोड़ते हैं। ये जलने के बाद क्या, हमारे धुआं और राख बहुत ज्यादा छोड़ते हैं। उदाहरण के तरह रूप में देखें तो लकड़ी, कोयला, चारकोल, उपले, जिन्हें कावडंग कहते हैं, पराली, ये सभी हमारे ठोस ईंधन के उदाहरण है। फिर बात करें हम द्रव ईंधन के, लिक्विड फ्यूल्स की बात करें तो इसकी क्या विशेषता है, तो हमारे तरल अवस्था में होते हैं। लिक्विड फ्यूल्स क्या होते हैं, हमारे तरल अवस्था में होते हैं और इनका ऊष्मीमान कैलोरीफिक वैल्यू की ठोस ईंधन से ज्यादा होती है। क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ठोस ईंधनों से ज्यादा होती है। और ये जलने पर राख नहीं छोड़ते। और हमारे जो वाहनों के इंजन होते हैं, गाड़ियां होती है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इनके इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन में आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं। कौन, हमारे द्रव ईंधन, लिक्विड फ्यूल्स। जैसे हमारा पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन, एथेनॉल, ये हमारे क्या, द्रव ईंधन के उदाहरण है। इनमें से अधिकांश पेट्रोलियम या कच्चे तेल से में प्राप्त होते हैं। बात करें द्रव ईंधनों के प्रकार, मतलब कौन कौन से द्रव ईंधन होते हैं उनकी बात करें, जिसमें से नंबर 1 पे आता है हमारा गैसोलीन या पेट्रोल। बात करें इसकी विशेषता की पेट्रोल की, तो ये अत्यधिक वाष्पशील मतलब हाईली वोलेटाइल और ज्वलनशील द्रव होता है। तो अत्यधिक वाष्पशील और ज्वलनशील द्रव होता है। थोड़ी देर यदि इसको खुले में छोड़ दिया जाए तो भाप बन के उड़ जाएगा। उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग मुख्य रूप से हमारे हल्के मोटर वाहन, जो हमारे कार या मोटरसाइकिल होते हैं, इनके स्पार्क इग्निशन इंजन, जो स्पार्क इग्निशन इंजन है उसमें किया जाता है। ये हमारे कौन, पेट्रोल या फिर गैसोलीन। फिर बात करें दूसरे की, दूसरा हमारा आता है डीजल। डीजल की बात करें तो डीजल की विशेषता क्या होती है, ये पेट्रोल की तुलना में थोड़ा सा भारी होता है और इसका वाष्पीकरण कम होता है। इसका इवोपरेशन या वाष्पीकरण कम होता है और ये पेट्रोल की तुलना में अधिक माइलेज या ऊर्जा भी देता है। उपयोग की बात करें तो ये भारी वाहन जैसे हमारा ट्रक, बस, ट्रेन या फिर हमारे कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर या फिर जनरेटर, इनके अंदर हमारे डीजल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि पेट्रोल की तुलना में थोड़ा सा भारी होता है। फिर केरोसिन या मिट्टी के तेल की बात करें, किसकी, केरोसिन या मिट्टी के तेल की बात करें, इसकी विशेषता क्या है। ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग घरों में रोशनी मतलब लालटेन जलाने में और खाना पकाने के स्टोव में किया जाता था। आधुनिक रूप में देखें तो इसका अत्यधिक शुद्ध और परिष्कृत रूप, इसका क्या, अत्यधिक शुद्ध और परिष्कृत रूप क्या है, हमारे एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल कहलाता है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, हवाई जहाजों मतलब एरोप्लेन या जेट में ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग केरोसिन या मिट्टी के तेल का उपयोग। फिर आता है हेवी फ्यूल ऑयल। हेवी फ्यूल ऑयल मतलब भारी ईंधन तेल की बात करें तो ये हमारे रिफाइनरी की प्रक्रिया में बचने वाला सबसे भारी और गाढ़ा द्रव्य होता है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, समुद्री जहाजों में, जैसे हमारे कार्गो शिप्स या सबमरीन्स होती हैं, उनके अंदर करते हैं। और बड़े बड़े औद्योगिक बॉयलरों में हमारे भारी ईंधन तेल का या हेवी फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है भविष्य का विकल्प। भविष्य का विकल्प में बायो लिक्विड फ्यूल्स, जैव द्रव ईंधन की बात करें, जिसमें आता है हमारे कौन, एथेनॉल। एथेनॉल की बात करें तो गन्ने या मक्के से प्राप्त होता है अल्कोहल। ये गन्ने और मक्के से प्राप्त अल्कोहल जिससे पेट्रोल में मिलाया जाता है,
जिसे हम क्या कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। तो ये एथेनॉल है, तो एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। तो बायोडीज़ल की बात करें तो वनस्पति तेलों या फिर जानवरों की चर्बी से, वनस्पति तेलों या जानवरों की चर्बी से प्राप्त इको फ्रेंडली ईंधन कहलाता है बायोडीज़ल। तो 2 प्रकार तो हमने देख लिए कौन-कौन से, एक तो ठोस ईंधन, एक हमने देख लिया द्रव ईंधन। अब तीसरा आता है कौन-सा गैस ईंधन, जिसे गैसियस फ्यूल कहते हैं। विशेषता की बात करें तो गैसों के रूप में, तो गैसीय ईंधन क्या होता है, गैसों के रूप में होते हैं और इन्हें सबसे अच्छा स्वच्छ ईंधन माना जाता है, क्लीनेस्ट फ्यूल माना जाता है। क्यों? क्योंकि जलने पर धुआं और राख बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। गैसीय ईंधन क्या करते हैं, जलने पर ना तो धुआं छोड़ते हैं, ना ही राख छोड़ते हैं और इनका ऊष्मीमान भी बहुत ज़्यादा होता है और इन्हें पाइपलाइन से आसानी से सप्लाई भी किया जा सकता है। ये हमारा कौन सा गैस ईंधन। तो एक तरह से हमने तो प्रकार के आधार पर देख लिया कि हमारे जो ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। इस कौन-सी भौतिक अवस्था के आधार पे हमने ईंधनों का प्रकार देख लिया। अब हम देख रहे हैं उत्पत्ति, ये सोर्स के आधार पे, मतलब बेस्ड ऑफ ओरिजिन, इसके आधार पे ईंधनों के प्रकार देखें। तो पहला आता है हमारा प्राथमिक या प्राकृतिक ईंधन, जिन्हें प्राइमरी फ्यूल कहते हैं। तो प्रकृति में सीधे उसी रूप में मिलते हैं जिस रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे लकड़ी है, खदान से निकला हुआ कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है। इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? जिस प्रकार से ये प्रकृति में निकलते हैं। इन्हें प्राकृतिक या प्राथमिक ईंधन कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक या फिर कृत्रिम ईंधन, जिसे सेकेंडरी फ्यूल कहते हैं। तो जब प्राकृतिक ईंधनों को मशीनों या फिर कारखानों में, प्राकृतिक ईंधनों को कहाँ, मशीनों या कारखानों में प्रोसेस मतलब संसाधित करके नया ईंधन बनाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं द्वितीयक ईंधन। जैसे हमारे कच्चे तेल से बना हुआ पेट्रोल, डीजल, कोयले से बना हुआ कोक, लकड़ी से बना हुआ चारकोल, ये हमारे द्वितीयक ईंधन या कृत्रिम ईंधन कहलाते हैं। अब हम बात करें जीवाश्म ईंधन के बारे में, फॉसिल फ्यूल की बात करें तो आज दुनिया का लगभग 80% ऊर्जा ज़रूरतें हमारी जीवाश्म ईंधनों से ही पूरी होती है। निर्माण की बात करें, जीवाश्म ईंधन का निर्माण कैसे हुआ? करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर भूकंप आया था, तो पृथ्वी पर आए भूकंप और उथल-पुथल की वजह से पेड़-पौधे और जानवर जमीन के नीचे दब गए और वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, उच्च ताप था और उच्च दाब था। तो आप इसे याद रखेंगे, तो हमारे ज जानवर थे और पेड़-पौधे थे, ये जमीन के नीचे दब जाते हैं और वहाँ पे क्या है, दबने के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, उच्च दाब, ये होने की वजह से उनके अवशेष धीरे-धीरे ईंधन में बदल गए। जो उनके अवशेष थे वो धीरे-धीरे किसमें, ईंधन में बदल जाते हैं, जिसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बात करें जीवाश्म ईंधन की, तो जीवाश्म ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हमारे खास प्रकार आता है जिसमें कोयला। तो कोयला क्या है, मुख्य रूप से कार्बन से बना हुआ ठोस ईंधन होता है। कोयला क्या होता है, कार्बन से बना हुआ ठोस ईंधन है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका सबसे बड़ा उपयोग थर्मल पावर प्लांट मतलब बिजली बनाने में, इस्पात मतलब स्टील बनाने में करते हैं। किसका? कोयले का उपयोग। बात करें कोयले के प्रकार, कोयला कितने प्रकार का होता है? ईंधन के रूप में देखें तो कोयले के 4 प्रकार हैं। सबसे खराब प्रकार की बात करें तो वो हमारा कौन-सा? पीट। सबसे खराब प्रकार का कोयला पीट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 40 से 50%। किस रंग का होता है? हल्के भूरे रंग का और लकड़ी के जैसे रेशो वाला होता है। बात करें इसकी विशेषता और गुणवत्ता की, तो ये कोयला निर्माण की पहली अवस्था है। ये हमारा क्या है? कोयला निर्माण की पहली अवस्था है और इसमें हमारे नमी मतलब मॉइस्चर की मात्रा सबसे ज़्यादा, उष्मीमान सबसे कम होता है। जलने पे यह बहुत अधिक धुआँ देता है, बहुत ज़्यादा राख छोड़ता है। कौन? पीट कोयला। बात करें उपयोग की और हमारी प्राप्ति की, तो ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से जो स्थानीय घरेलू ईंधन है, उसके रूप में करते हैं। कौन-सा कोयला? पीट कोयला। दूसरा कोयला आता है हमारा कौन-सा? लिग्नाइट कोयला। दूसरा कौन-सा? लिग्नाइट कोयले की बात करें, कार्बन का प्रतिशत कितना है? 50 से 70% कार्बन होता है। रंग की बात करें तो भूरे रंग का कोयला है और यदि अवस्था की बात करें तो थोड़ा-थोड़ा भुरभुरा कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला। राजस्थान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसे हमारा भूरा कोयला, ब्राउन कोयल भी कहते हैं। इसमें हमारा नमी पीट से कम लेकिन अन्य से ज़्यादा होती है और जलने पे ये भी धुआँ देता है। बात करें इनके उपयोग की, तो इनका उपयोग तापीय विद्युत संयंत्र मतलब थर्मल पावर प्लांट्स में किया जाता है और भारत में मुख्य रूप से नेवेली, तमिलनाडु और राजस्थान के पलाना में पाया जाता है। कौन-सा कोयला? लिग्नाइट कोयला। तीसरा कोयला आता है हमारा कौन-सा? बिटुमिनस कोयला। बात करें इसकी, तो इसमें कार्बन कितना? 70 से 85% तक हमारे कोयला पाया कार्बन पाया जाता है। बात करें इसके रंग की, तो काले रंग का होता है। किस अवस्था में मिलता है? मुलायम मतलब सॉफ्ट कोल होता है। तो ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और व्यावसायीकरण के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला कोयला है। कौन-सा? बिटुमिनस कोयला। इसमें नमी कम होती है और ऊष्मीयमान इसका काफ़ी अच्छा होता है। कहाँ-कहाँ काम में लेते हैं इसे? इसमें हमारा धातु कर्म मतलब मेटलर्जी और विद्युत उत्पादन में इसको काम में लेते हैं। भारत का लगभग 80% कोयला हमारे जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला ही होता है, जो कहाँ-कहाँ मिलता है? झारखंड के गोंडवाना क्षेत्र में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में हमारे ये कोयला मिलता है। आप इसे याद रखेंगे। तो भारत में तो सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है हमारे बिटुमिनस और राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन-सा मिलता है? लिग्नाइट। आप इसे याद रखेंगे।
चौथे प्रकार का कोयला आता है हमारा कौन-सा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट की बात करें, इसमें कार्बन की प्रतिशत की बात करें 85 से 55% तक हमारे कार्बन पाया जाता है। किस रंग का होता है? गहरे काले रंग का होता है। और बात करें कैसा होता है? अत्यधिक कठोर और चमकीला कोयला है। बात करें इसकी गुणवत्ता की, तो सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कोयला है और इसमें नमी न के बराबर पाई जाती है। यह बिना धुएँ के नीली लौ के साथ जलता है और ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा देता है। उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग मुख्य रूप से उद्योगों में धातु निष्कर्षण में किया जाता है। बात करें भारत में, तो भारत में केवल जम्मू कश्मीर की कारगिल या रियासी क्षेत्र में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता। भारत के अंदर केवल एक कश्मीर के अंदर ही पाया जाता है। तो हमने कोयला देख लिया। अब बात करेंगे किसकी? पेट्रोलियम की, जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं। तो इसे इसकी उपयोगिता और महत्ता के कारण, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उपयोगी है और बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। इस वजह से इसे द्रव सोना, ये लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। और ज़मीन से निकले कच्चे तेल को रिफाइनरी में ले जाके, जो ज़मीन से कच्चा तेल निकलता है, तो निकले कच्चे तेल को रिफाइनरी में ले जाके प्रभाजी आसवन किया जाता है। क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब प्रभाजी आसवन किया जाता है। और प्रभाजी आसवन से क्या होता है? हमें पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, वैसलीन, डामर, इस तरह की चीज़ें मिलती है। किससे? कच्चे तेल से। आप इसे याद रखेंगे। तो आप इसे ये शब्द तो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन-सा? प्रभाजी आसवन। ये हमारा कच्चे तेल का प्रभाजी आसवन करते हैं। उसके बाद हमें पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, वैसलीन और डामर, ये चीज़ें मिलती है। फिर प्राकृतिक गैस की बात करें, जो नेचुरल गैस आती है, उसकी बात करें, तो अक्सर हम ज़मीन के नीचे, क्या अक्सर ज़मीन के नीचे पेट्रोलियम कुओं के ठीक ऊपर पाई जाती है हमारी क्या? प्राकृतिक गैस। जिसका मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। बात करें प्राकृतिक गैस की, तो मुख्य प्राकृतिक गैसें कौन-कौन सी है? एक तुम्हारी सीएनजी होती है, एक होती है हमारी एलपीजी। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करें, तो इसे बहुत ही अधिक दबाव पर, क्या इसे कंप्रेस्ड करके बहुत ही अधिक दबाव पर सिलेंडरों में भरा जाता है, जिसका मुख्य उपयोग क्या होता है? वाहनों में ईंधन के रूप में होता है। कार या बसें होती है, उसमें ईंधन के रूप में हमारे सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है एलपीजी, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो ये गैस दबाव डालने पर, ये गैस क्या करती है? दबाव डालने पर तरल में या फिर लिक्विड में बदल जाती है। ज़्यादा दबाव डालेंगे तो क्या है? तरल या लिक्विड में बदल जाती है। और इसमें हमारे मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन जैसी गैसें होती है। कौन-सी? ब्यूटेन और प्रोपेन जैसी गैसें होती है। जबकि हमारे सीएनजी में कौन-सी? मीथेन होती है। आप इसे याद रखेंगे। और इसका उपयोग हमारे घरों में रसोई गैस के रूप में करते हैं। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं, एलपीजी और सीएनजी में क्या अंतर है। सबसे पहला नाम अंतर, दोनों में अंतर है पूरा नाम का। पूरा नाम की बात करें, एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जबकि सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। दूसरा अंतर आता है हमारा कौन से? मुख्य घटक का। तो हमारे एलपीजी होता है, तो एलपीजी के अंदर हमारे क्या? प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है, जबकि सीएनजी के अंदर हमारे क्या? मीथेन मतलब सीएच4 गैस पाई जाती है। भौतिक अवस्था की बात करें तो एलपीजी में क्या होता है? उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर पर तरल अवस्था मतलब लिक्विड अवस्था में सिलेंडरों में भरा जाता है। जबकि हमारे क्या? सीएनजी में गैसीय अवस्था में ही भरी जाती है। बस इसे बहुत ज़्यादा संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड कर दिया गया है। घनत्व सुरक्षा की बात करें तो हमारे एलपीजी हवा से भारी होती है। एलपीजी क्या होती है? हवा से भारी होती है और रिसाव होने पर ये फर्श पे बैठ जाती है, जिससे आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। सीएनजी की बात करें, सीएनजी हवा से हल्की होती है। रिसाव होने पर ये ऊपर की तरफ उठकर हवा में उड़ जाती है, जो क्या इसे ज़्यादा सुरक्षित बनाता है। फिर ऊष्मीयमान की बात करें, एलपीजी का ऊष्मीयमान हमारे 50 एमजे हमारे प्रति किलोग्राम होता है, मतलब ये सीएनजी से थोड़ा-सा कम होता है इसका ऊष्मीयमान। जबकि हमारे क्या? सीएनजी का हमारे 55 एमजे प्रति किलोग्राम होता है, मतलब ये अधिक गर्मी प्रति ऊर्जा पैदा करता है। मतलब ये हर किलोग्राम में ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है, किससे? एलपीजी से। सोर्स की बात करें तो कच्चे तेल के शोधन के दौरान, कच्चे तेल के क्रूड ऑयल के शोधन के दौरान, रिफाइनिंग के दौरान उप उत्पाद के रूप में हमारे एलपीजी बनती है। जबकि सीएनजी क्या होती है? ये हमारा प्राकृतिक गैस और तेल के कुओं से सीधे ही निकाली जाती है। प्रदूषण की बात करें तो एलपीजी क्या होती है? पेट्रोल या डीजल से कम प्रदूषण फैलाती है, लेकिन सीएनजी की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। बात करें सीएनजी की, तो ये सबसे स्वच्छ जलने वाला जीवाश्म ईंधन है। सीएनजी का सबसे स्वच्छ जलने वाला जीवाश्म ईंधन है और इसे हरित ईंधन या ग्रीन फ्यूल भी कहते हैं। प्राथमिक उपयोग की बात करें तो एलपीजी की बात करें तो घरेलू रसोई गैस, जो कुकिंग गैस और भारी वाहनों में एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। जबकि सीएनजी की बात करें तो इसका मुख्य रूप से उपयोग पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में वाहनों में किया जाता है, जैसे कार, बस या ऑटो, यहाँ हमारे सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं।
अब सुरक्षा संबंधी कुछ तथ्यों की बात करें तो प्राकृतिक रूप से एलपीजी और सीएनजी दोनों में ही गंध नहीं पाई जाती, मतलब ओडोरलेस होती है, मतलब दोनों में किसी प्रकार की गंध नहीं होती है। एलपीजी सिलेंडर घरों में इस्तेमाल किया जाता है और घरों में यदि इसका रिसाव हो जाए, लीकेज है, तो उसका पता लगाने के लिए इसमें एथिल मरकैप्टन नामक तेज गंध वाला रसायन अलग से मिलाया जाता है, ताकि यदि इसका रिसाव हो तो इसका पता लगाया जा सके। अब बात करें ईंधन की। ईंधन की हम बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा, सबसे अच्छा ईंधन मतलब आदर्श ईंधन कैसा होना चाहिए, तो उसकी विशेषताओं की बात करें तो विज्ञान के अनुसार एक सबसे अच्छे या फिर आदर्श ईंधन में कौन-कौन से गुण होने चाहिए? पहला गुण होना चाहिए उच्च ऊष्मीमान, मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो थोड़ी-सी मात्रा जलने पर भी उससे बहुत अधिक ऊर्जा या गर्मी पैदा होनी चाहिए। हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सभी ईंधनों में सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारे क्या उच्च ऊष्मीमान होना चाहिए एक आदर्श ईंधन की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता आती है उच्च ज्वलन ताप। उच्च ज्वलन ताप की बात करें, मॉडरेट इग्निशियस टेम्परेचर, तो इसका जलने का तापमान न तो इतना कम होना चाहिए कमरे में रख रखे ही आग पकड़ ले, तो खतरनाक, और न ही इतना अधिक होना चाहिए कि उसे जलाना ही मुश्किल हो जाए, तो इसका क्या उचित ज्वलन ताप होना चाहिए। कम प्रदूषण की बात करें, लो पॉल्यूशन, तो जलने पर ही हानिकारक गैसें जैसे SO2, NOx या CO और राख जैसे अवशेष कम से कम इससे निकलने चाहिए। फिर आसान भंडारण परिवहन की बात करें, तो इसे स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब पाइपलाइन के जरिए चाहे सिलेंडर के जरिए ले जाना सुरक्षित होना चाहिए, साथ ही साथ आसान होना चाहिए। तो इसे स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सुरक्षित होना चाहिए, साथ ही साथ आसान भी होना चाहिए। फिर किफायती मतलब इकोनॉमिकल, तो आम जनता की पहुंच में होना चाहिए, साथ ही साथ सस्ता होना चाहिए। नियंत्रित दहन की बात करें, तो कंट्रोलेबल कंबशन की, तो इसके जलने की गति को इंसान अपनी आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सके, ये उसकी विशेषता होनी चाहिए। अब हम देखें जीवाश्म ईंधनों का हमारे पर्यावरणीय प्रभाव। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पेट्रोल, डीजल और कोयला जैसे अनवीकरणीय हमारे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा गंभीर चुनौती पैदा करता है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब एनऑक्स जैसी जहरीली गैसें हवा में घुल जाती है। कौन कौन सी गैसें? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जहरीली गैसें ये हवा में घुल जाती है। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, तो दहन से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है, जो एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, और ये पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही है, और जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ही है। वैसे तो हमारे जलवाष्प भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी है। फिर अम्ल वर्षा की बात करें, तो वाहनों और कारखानों से निकलने वाले सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बारिश के पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, और ये क्या करते हैं? अम्लीय वर्षा बनाते हैं। क्या करते हैं? अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं, और यह अम्लीय वर्षा फसलों, इमारतों, खासकर हमारे ताजबल और जलीय जीवों को नष्ट करने का काम करती है। तो इस तरह से हमने क्या है, जो ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, इनका पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव देखा। अब हम देखेंगे भविष्य के कौन-कौन से ईंधन है और हमारे पास कौन-कौन से विकल्प है। तो जीवाश्म ईंधनों के सीमित भंडार को और बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए दुनिया में बहुत सारे विकल्पों की ओर हम बढ़ रहे हैं। कौन-कौन से ईंधन है? पहला आता है हमारा कौन-सा? जैव ईंधन, जिसे बायोफ्यूल कहते हैं। तो ये हमारे जैविक स्रोत जैसे हमारे पेड़-पौधे इनसे मिलके बनाते हैं। किससे? पेड़-पौधों से मिलके बनाते हैं जैविक स्रोत के रूप में। क्या हमारे जैसे बायोडीजल है, जेट्रोफा मतलब रतन जोत, करंज और जानवरों की चर्बी से बनता है हमारा क्या? बायोडीजल। जबकि एथेनॉल की बात करें, बायो एथेनॉल, ये हमारे गन्ने, मक्का या अन्य जो स्टार्च युक्त हमारी फसलें हैं, इनसे बनता है हमारे बायो एथेनॉल। भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मतलब ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है, जिसे बढ़ा के वहाँ कितना 27% कर दिया गया है। कितना? 27% कर दिया हमारे एथेनॉल की ब्लेंडिंग करने का, जो वर्तमान में कितनी 20% ही चल रहा है। फिर हाइड्रोजन ईंधन की बात करें, हाइड्रोजन फ्यूल की बात करें, तो राजस्थान की भी एक हाइड्रोजन पॉलिसी आई है। तो इसे हमारे भविष्य का ईंधन मतलब फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। महत्व की बात करें, तो इसका उष्मीमान बहुत ज्यादा है। इसका क्या? उष्मीमान बहुत ज्यादा है। किसका? हाइड्रोजन का। जलने पे केवल पानी, मतलब पानी छोड़ता है, मतलब ये क्या 100% प्रदूषण मुक्त है, मतलब भाप छोड़ता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी बात लास्ट में नहीं बनता है। बात करें इसकी चुनौती की, तो अभी इसका उत्पादन और सुरक्षित भंडार बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। किसका? हाइड्रोजन ईंधन का। फिर आता है हमारा कौन सा? नाभिकीय ईंधन, न्यूक्लियर फ्यूल की बात करें। क्या न्यूक्लियर फ्यूल की बात करें, जिसमें हमारे किसको काम में लेते हैं? यूरेनियम 235 को, प्लूटोनियम 239 को काम में लेते हैं न्यूक्लियर ईंधन। और राजस्थान में कहाँ कहाँ हमारे न्यूक्लियर प्लांट है? एक तो हमारे क्या कोटा के अंदर है। कौन सा? कोटा के अंदर है। दूसरा हमारे कहाँ? बांसवाड़ा में बन रहा है। आप इसे याद रखेंगे। एक तो हमारे कोटा के अंदर है, दूसरा हमारे जो हमारे बांसवाड़ा में बन रहा है।
कार्यप्रणाली की बात करें तो हमारी यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम जो नाभिकीय ईंधन है, ये जलता नहीं है बल्कि हमारे नाभिकीय विखंडन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया से बहुत कम मात्रा में ही अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है। परमाणु रिएक्टरों में इसका उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। किसमें? परमाणु रिएक्टरों में इसका उपयोग किसमें करते हैं? बिजली बनाने में करते हैं। तो ये हमारे भविष्य के ईंधन है। निष्कर्ष के रूप में देखें हम तो मानव सभ्यता का विकास ऊर्जा पर ही निर्भर है, लेकिन अब हमें पारंपरिक जो जीवाश्म ईंधन है उनको छोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, जैव ईंधन जैसे स्वच्छ, टिकाऊ और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की ओर तेजी से संक्रमण करना पड़ेगा। और यही सतत विकास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कुंजी है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने रसायन विज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा ईंधन मतलब फ्यूल, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।